एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी राठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज की हमारी क्लास में हम एक बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, विच इज़ पॉपुलेशन जेनेटिक्स। चलिए, आज हम ये जानेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल जेनेटिक्स एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है, डू डाउनलोड दिस एप्लीकेशन। बहुत सारे फीचर्स हैं इस एप्लीकेशन के, जैसे कि करंट अफेयर्स, जॉब अलर्ट, सब्जेक्ट वाइज क्विज, और ये सारे फीचर्स आप एक्सेस कर सकते हैं जस्ट जो भी आपका चैट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें। डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक गिवन है, जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे यू विल बी एबल टू डाउनलोड दिस एप्लीकेशन। डाउनलोड करने के बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करके एग्रीकल्चर सेक्शन को चुनना है और एग्रीकल्चर से रिलेटेड कंटेंट आपके पास होगा जो आप रोज क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। नए नए जॉब अलर्ट्स भी आपको वहाँ टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे एंड ऑफ कोर्स आपकी प्रिपरेशन में और थोड़ी हेल्प करेंगे। साथ ही साथ अगर आप एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, डू सब्सक्राइब दिस चैनल। दिस इज अ चैनल which is providing you YouTube classes from morning 10 a.m. to night 10 p.m. लगातार आपकी क्लासेस होती हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर कवर होते हैं। तो हर एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए इधर इट्स फॉर पीजी और इट्स फॉर जॉब, these classes will be very very helpful, so do subscribe to agriculture adda 24/7। चलिए, अब चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको क्लास की शुरुआत में बताया, आज हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स के बारे में बात करेंगे। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल जेनेटिक्स जो हम पढ़ रहे थे, मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ रहे थे, एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स, है ना। तो बेसिकली सेम है, लेकिन जब हम एक इंडिविजुअल को रेफर ना करके पूरी पॉपुलेशन को रेफर करते हैं उसे पॉपुलेशन जेनेटिक्स कह देते हैं। तो इसमें आपको जो दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स सुनने में मिलती हैं वो मिलती है जीन फ्रीक्वेंसी एंड जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी। क्या होती है ये जीन एंड जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी, वो हम आज की क्लास में जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी इस क्लास से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज पॉपुलेशन जेनेटिक्स? सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही आएगा। तो जनरली हमारे बैकग्राउंड में जब डीएनए बना होता था, है ना, तब हम इंडिविजुअल जेनेटिक्स की बात कर रहे थे। लेकिन आज डीएनए की शेप में आपको बहुत सारे इंडिविजुअल्स खड़े दिख रहे हैं, क्योंकि अब हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। बहुत सारे इंडिविजुअल्स के एक साथ बात कर रहे हैं ना। स्टडी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स एंड जीनोटाइप्स। क्या है? स्टडी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स एंड जीनोटाइप्स। जब आप जीन्स और जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी, कितने इंडिविजुअल में वो जीन है, कितने इंडिविजुअल्स में वो जीन नहीं है, है ना, इस तरीके से जब आप स्टडी करते हैं, किसी जीन की फ्रीक्वेंसी स्टडी करते हैं, तो उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स। बट यहाँ पर एक और शब्द लिखा है और वो लिखा है मेंडेलियन पॉपुलेशन। यानी कि जो ये जेनेटिक्स हम पढ़ते हैं, ज्यादातर हम एक मेंडेलियन पॉपुलेशन लेते हैं। मेंडेलियन पॉपुलेशन का क्या मतलब है? What is the meaning of Mendelian population here? मेंडल की अपनी पॉपुलेशन, मेंडल ने बहुत सारे बच्चे पैदा किए थे? नहीं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेंडेलियन पॉपुलेशन का मतलब है लार्ज रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन। ठीक है, मेंडेलियन का मतलब क्या है? लार्ज रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन। यानी कि जो पॉपुलेशन है उसका साइज लार्ज होना चाहिए, सैंपल साइज बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि पॉपुलेशन रैंडम मेटिंग होनी चाहिए, यानी कि कोई प्रेफरेंस नहीं होगी कि ये इसी इंडिविजुअल के साथ मेट करेगा, ये इसी इंडिविजुअल के साथ मेट करेगा। एनीबडी कैन मेट विद एनीबडी, है ना। सिलेक्शन विल बी प्योरली रैंडम, कोई प्रेफरेंस, कोई सिलेक्शन नहीं है, रैंडम मेटिंग है। तो अगर ये दो कंडीशन फुलफिल करता है तो उस पॉपुलेशन को हम क्या कहते हैं? मेंडेलियन पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अक्सर मेंडेलियन पॉपुलेशन की बात कर रहे होते हैं, राइट। देन द नेक्स्ट इज व्हाट इज जीन फ्रीक्वेंसी, है ना। जीन फ्रीक्वेंसीज को एलील फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। तो व्हाट इज दिस जीन फ्रीक्वेंसी? Gene frequency is the proportion of different alleles of a gene in a random mating population. ठीक है, या इसको हम एलील फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं। जैसे कि
यहाँ पर आपके पास एक इस तरीके से इंडिविजुअल है ना, ये सारी ए जीन है। दूसरा इंडिविजुअल इस तरीके से आपके पास हेट्रोजाइगस नेचर में है। तीसरा इंडिविजुअल आपके पास होमोजाइगस नेचर में है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूंगी व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए, है ना, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ एलील ए इन द पॉपुलेशन। ये 3 लोगों की पॉपुलेशन है, वैसे लार्ज पॉपुलेशन होनी चाहिए, ये समझाने के लिए है। इसमें से 1 2 3, ठीक है, इस हेट्रोजाइगस को भी काउंट करेंगे तो ये 3 यहाँ पर ऊपर आएगा। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ ए और स्मॉल ए जीन कॉपीज इन द पॉपुलेशन। टोटल नंबर क्या है, 2 2 4 2 6, है ना, 6, तो 3/6 यानी कि 1/2, है ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी इस पॉपुलेशन में क्या है, 1/2 है, यानी कि हाफ है ना। तो यानी कि जितने इंडिविजुअल्स ऐसे हैं इस पॉपुलेशन में जिनके पास स्मॉल ए है, उतने ही इंडिविजुअल ऐसे हैं जिनके पास कैपिटल ए है, बराबर बराबर है, हाफ है ना। तो इस तरीके से जीन फ्रीक्वेंसी या एलील फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट इज जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी। नाउ व्हाट इज जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। जीनोटिपिक कौन सी थी और जीन फ्रीक्वेंसी कौन सी थी। सेम एग्जांपल लेंगे, है ना, यहाँ पर हमारे पास 3 इंडिविजुअल हैं, राइट, 3 इंडिविजुअल हैं। जब मैं जीनोटाइप की बात कर रही हूं तो जीनोटाइप में ये पूरा इंडिविजुअल एक साथ लेना है, ठीक है। तो अब मैं बात आपसे ये करूंगी कि इस पॉपुलेशन में कितने इंडिविजुअल ऐसे हैं जिनमें दोनों एलील डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है। इनमें से कितने इंडिविजुअल ऐसे हैं जिसमें दोनों एलील डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 1/3, एक इंडिविजुअल ऐसा है 3 में से जिसमें दोनों डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, यानी कि होमोजाइगसिटी प्रेजेंट है। तो यहाँ अगर मैं कैपिटल ए की जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी पूछ रही हूँ, यानी कि उसका होमोजाइगस नेचर पूछ रही हूँ, तो यहाँ पर आंसर 1/3 हो जाता है। वहीं जब मैं इसकी एलील फ्रीक्वेंसी पूछ रही हूँ तो ये 1/2 हो जाता है, क्योंकि उसमें फिर हेट्रोजाइगस वाला भी काउंट होता है। लेकिन जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी में हेट्रोजाइगस वाला काउंट नहीं होगा जब तक हमसे क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है ना। अब क्वेश्चन में जीनोटाइप पूछा गया है, यानी कि इंडिविजुअल का पूरा जीनोटाइप पूछा गया। आप एलील को सेपरेट नहीं करेंगे अभी, ठीक है। तो अगर मैं पूछ रही हूँ डोमिनेंट होमोजाइगस कितने इंडिविजुअल है, डोमिनेंट एंड होमोजाइगस दोनों कंडीशन लगा दी है मैंने, तो डोमिनेंट एंड होमोजाइगस इंडिविजुअल कितने हैं, 1 है। अगर मैं इस कंडीशन में से होमोजाइगस हटा लेती हूँ, मैं कहती हूँ डोमिनेंट फिनोटाइप कितने इंडिविजुअल में है, होमोजाइगस हटा दिया मैंने, है ना, डोमिनेंट फिनोटाइप कितने इंडिविजुअल में है। तो डोमिनेंट फिनोटाइप 2 इंडिविजुअल में है आउट ऑफ 3, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 आउट ऑफ 3। सो बेसिकली यहाँ पर आपको अपने क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछा जा रहा है। होमोजाइगसिटी पूछा जाएगा तो एक ही होगा, सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि डोमिनेंट जो ट्रेट है वो कितने इंडिविजुअल में है, तो ये दोनों काउंट हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों डोमिनेंट शो करेंगे, कैपिटल ए भी और कैपिटल ए स्मॉल ए भी, दोनों ही डोमिनेंट ट्रेट को शो करेंगे, तो दोनों काउंट हो जाएंगे। हाँ, एलील फ्रीक्वेंसी या जीन फ्रीक्वेंसी जैसे वर्ड का यूज किया गया है, तो यहाँ पर एलील्स को काउंट करना शुरू करेंगे, और एलील्स कितनी है, 3 आउट ऑफ 6, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप जीन फ्रीक्वेंसी और जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी एक पॉपुलेशन में काउंट करते हैं। जैसे 100 लोगों की पॉपुलेशन है, 100 में से 90 लोगों के ब्लैक बाल हैं और 10 लोगों के बाल ब्राउन हैं, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इस पॉपुलेशन में जो ब्लैक बालों वाला जीन है ना, वो क्या है, ज्यादा है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, उसकी जीन फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, उसकी जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। तो इस तरीके से हम एक पॉपुलेशन जेनेटिक्स को पढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर पॉपुलेशन जेनेटिक्स की बात हो और हार्डी विनबर्ग्स का नाम ना आए तो ऐसा कैसे हो सकता है ना।
तो these are the two scientists, हार्डी एंड विनबर्ग, दो अलग अलग साइंटिस्ट थे who studied these things individually, है ना, इन्होंने इंडिविजुअली अपनी रिसर्च की थी, साथ जॉइंट में नहीं की थी, लेकिन दोनों के ही रिसर्च से जो रिजल्ट्स थे वो सेम आए और लॉ बना, इसीलिए दोनों का जो नाम है वो इस लॉ पर दिया जाता है, हार्डी विनबर्ग्स लॉ। ठीक है, सो व्हाट दिस लॉ सेज, ये लॉ क्या कहता है? तो ये लॉ कहता है रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन। रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन का मतलब अगेन मेंडेलियन पॉपुलेशन, जो शुरू में हमने वर्ड यूज किया था, मेंडेलियन पॉपुलेशन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन एंड जीनोटाइप रिमेन्स सेम। ये कहता है अगर एक मेंडेलियन पॉपुलेशन है तो उसमें जीन और जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रह सकती है, सेम रह सकती है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। इज इट पॉसिबल? नॉट रियली, है ना। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को ऐड आती है ना, म्यूचुअल फंड्स की ऐड आती है या सिगरेट की ऐड आती है, उस पर स्टार मार्क करके छोटा छोटा लिख दिया जाता है ना, सिगरेट हानिकारक है, उसको कोई नहीं पढ़ता है क्योंकि वो बहुत छोटा लिखा होता है। उसी तरीके से यहाँ पर यहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस है, स्टार मार्क कंडीशंस है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर ये फ्रीक्वेंसी, देखिए ये फ्रीक्वेंसी है ना, ये इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है, राइट। अब मान लीजिए इस इंडिविजुअल ने 10 बच्चे पैदा किए, सब 10 के 10 बच्चे कितने होंगे? कैपिटल ए होंगे। अब भाई इस इंडिविजुअल को थोड़ा कम टाइम मिला अपनी जिंदगी में, इसने सिर्फ 3 ही बच्चे पैदा किए, तो इसको, तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली सेम तो नहीं रहेगी जनरेशन आफ्टर जनरेशन, है ना। तो यहाँ पर स्टार मार्क कंडीशन क्या थी? स्टार मार्क कंडीशन है ये, इफ देयर इज, अगर कोई सिलेक्शन नहीं है, कोई म्यूटेशन नहीं है, कोई माइग्रेशन नहीं है, या कोई रैंडम ड्रिफ्ट नहीं है, अगर उस पॉपुलेशन में कोई किसी को सेलेक्ट नहीं कर रहा है, ना कोई नेचुरल सिलेक्शन है, ना कोई मैन मेड सिलेक्शन है, ना उस पॉपुलेशन में कभी कोई म्यूटेशन हुआ है, विच इज अगेन अ वेरी रेयर केस, ना उस पॉपुलेशन से कोई इंडिविजुअल बाहर जा रहा है और ना ही उस पॉपुलेशन में कोई इंडिविजुअल अंदर आ रहा है, और ना ही उसमें कोई रैंडम ड्रिफ्ट है, अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होती हैं तभी एक मेंडेलियन पॉपुलेशन में जीन्स या जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी सेम या कांस्टेंट रहती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है? सिलेक्शन आप अच्छे से जानते हैं, सिलेक्शन यानी कि किसी को प्रेफरेंस देना। अगर यहाँ पर मेरे पास ये 3 इंडिविजुअल हैं एंड आई सेलेक्ट दिस इंडिविजुअल, नाउ ओनली दिस कैन रिप्रोड्यूस, इन दो को तो मैंने रिजेक्ट कर दिया, जब सिर्फ यही रिप्रोड्यूस कर पाएगा, ये दो रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे, तो इस पॉपुलेशन में कैपिटल ए एलिल जो है वो इंक्रीज होगा और स्मॉल ए एलिल डिक्रीज होगा, है ना। तो जिसको हम सेलेक्ट करेंगे वो एलिल की फ्रीक्वेंसी कुछ जनरेशन के बाद इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और जिसको हम रिजेक्ट करेंगे उस एलिल की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, राइट। म्यूटेशन आ सडन हेरिटेबल चेंज एंड दैट कैन बी नेचुरली, है ना, मैन मेड म्यूटेशन भी हो सकता है, लेकिन म्यूटेशन नेचुरली भी हो सकता है, यूवी रेज के कारण हो सकता है, एक्स रेज के कारण हो सकता है, बहुत सारे रेडिएशंस हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, अब उनके कारण म्यूटेशन हम सब नहीं रोक सकते हैं, है ना। तो म्यूटेशन भी एक पॉपुलेशन में अक्सर होता ही रहता है, राइट। माइग्रेशन, उस पॉपुलेशन से कोई भी अंदर या बाहर नहीं जा रहा है ना। भाई इंडियन पर्सन है, कोई यूएस जा रहा है पढ़ने के लिए, जॉब करने के लिए, फिर वहीं पर सेटल हो गया, वो अपनी प्रोजनी वहां पर प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। तो अब यूएस जीन्स में इंडियन जीन्स मिक्स हो रहे हैं ना, उसके बच्चे ने एक यूएस वाले से शादी कर ली, अब दोनों के जीन्स मिक्स हो गए, है ना। तो बेसिकली जब माइग्रेशन या इमिग्रेशन होता है तब भी जीन फ्रीक्वेंसीज चेंज होती हैं। एंड द लास्ट वन इज द रैंडम ड्रिफ्ट। रैंडम ड्रिफ्ट का मतलब होता है कि आपका सैंपल साइज एप्रोप्रिएट नहीं है, जिसके कारण आपके रिजल्ट्स ठीक नहीं आए हैं, इसको रैंडम ड्रिफ्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज हार्डी-विनबर्ग्स लॉ।
क्या कहता है ना, ये तो हमने स्टेटमेंट की फॉर्म में तो पढ़ लिया कि एक पॉपुलेशन में, एक रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन में जीन एंड जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है यदि कोई सिलेक्शन, म्यूटेशन, माइग्रेशन या रैंडम ड्रिफ्ट ना हो। लेकिन मैथमेटिकली इसको किस तरीके से दिखाया जाता है, तो मैथमेटिकली हम इसको रखते हैं, ये इक्वेशन हम सभी लोगों ने पढ़ी अपने मैथ्स में, चाहे कितनी भी वीक हो मैथ्स, ये इक्वेशन सबको पता होती है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो उसको बस ए बी की जगह पी क्यू नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये कहता है पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब ये पी और क्यू क्या है, तो पी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप। पी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, यानी कि कैपिटल ए। एक पॉपुलेशन में कितने कैपिटल ए हैं, दैट इज द फ्रीक्वेंसी विच इज डिनोटेड बाय पी स्क्वायर। उसी तरीके से एक पॉपुलेशन में कितने स्मॉल ए वाले इंडिविजुअल हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है ना। मान लीजिए 100 में से 30 लोग ऐसे हैं जिनमें स्मॉल ए प्रेजेंट है ना, तो ये क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी है, दैट विल बी क्यू स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप। पी क्यू यानी कि कैपिटल ए एंड स्मॉल ए यानी कि हेटेरोजाइगोट्स, है ना। तो हेटेरोजाइगोट्स के आगे 2 लगता है, क्योंकि मेंडेलियन पॉपुलेशन में भी हमने देखा है एक डोमिनेंट इंडिविजुअल होगा, एक रिसेसिव इंडिविजुअल होगा और 2 होमोजाइगस हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल होंगे, है ना। तो इसके आगे 2 लगता है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल। तो ये कहता है कि डोमिनेंट इंडिविजुअल प्लस हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल प्लस कौन, रिसेसिव इंडिविजुअल, डोमिनेंट इंडिविजुअल, रिसेसिव इंडिविजुअल एंड हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल। अगर आप तीनों की फ्रीक्वेंसी को प्लस करते हैं तो आपके पास इसका आंसर 1 आना चाहिए, ठीक है। 1 नहीं आ रहा है तो मतलब कुछ गड़बड़ है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए ये 0.2% है ना, 0.2, ये भी है 0.2, तो ये कितने हो गए, 0.2 0.2 0.4, बचे कितने 0.6, तो ये कितने होंगे 0.6, तो 0.2 0.6 0.2 क्या हो जाएंगे, मिलकर प्लस करेंगे तो 1 बन जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या कहती है कि यानी कि सारे इंडिविजुअल्स का, जितने एक पॉपुलेशन में इंडिविजुअल हैं, चाहे वो हेटेरोजाइगस है, चाहे होमोजाइगस डोमिनेंट है, चाहे होमोजाइगस रिसेसिव है, जब आप सबकी फ्रीक्वेंसी प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आना चाहिए 1। सेकेंड, इस स्टेटमेंट में कहा जाता है P प्लस क्यू इक्वल्स टू 1। यहाँ पर P अगेन क्या है, डोमिनेंट एलिल, है ना। P क्या है, डोमिनेंट एलिल कैपिटल A एंड Q क्या है, स्मॉल एलिल। तो चाहे आप इंडिविजुअल्स को प्लस कर लीजिए और चाहे आप एलिल्स को प्लस कर लीजिए, जब डोमिनेंट और रिसेसिव एलिल को प्लस करेंगे तो भी आपके पास 1 आंसर आना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको जीन फ्रीक्वेंसी पीछे कैलकुलेट करके दिखाई थी, उसमें आंसर आ रहा था हाफ यानी कि 0.5। अगर मेरे को पता है कि P का आंसर 0.5 है तो बिना कैलकुलेट करे मुझे पता है कि Q का आंसर भी 0.5 होगा, क्योंकि इन दोनों का प्लस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये एलिल का सबमिशन है और ये क्या है, इंडिविजुअल्स का सबमिशन है, यानी कि ये जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी बता रहा है और ये एलिल फ्रीक्वेंसी या जीन फ्रीक्वेंसी बता रहा है, और दोनों को ही प्लस करते हैं तो सामने कांस्टेंट आता है 1। इसीलिए कहता है ये कि चाहे जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी हो चाहे जीन फ्रीक्वेंसी हो, जनरेशन आफ्टर जनरेशन दे आर कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज 1। उनका जब आप प्लस करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। शर्त क्या है, नो सिलेक्शन, नो म्यूटेशन, नो माइग्रेशन, नो रैंडम ड्रिफ्ट। ये आपकी 4 शर्तें हैं, ठीक है। नाउ अगर हम डायग्रामेटिकली इस चीज को समझे, होपफुली वैसे तो आपको वहां समझ आ गया होगा, तो हमें ये प्यूनेट स्क्वायर बनाना आता है। मेंडल का एक्सपेरिमेंट जो है हम कर चुके हैं, है ना। यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल ए, यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल ए, है ना। ये 2 आपके जो है अलग अलग गमीट्स हैं। जब कैपिटल ए से मिलता है तो यहाँ कैपिटल ए हो जाता है विच इज पी स्क्वायर। जब कैपिटल ए स्मॉल ए से मिलता है तो यहाँ बन जाता है हेटेरोजाइगस, दैट इज पी क्यू
है ना, यहाँ पर भी हेट्रोजाइगस बन जाता है अगेन PQ, और यहाँ पर होमोजाइगस रिसेसिव बन जाता है यानी कि Q स्क्वायर। तो जो पुनेट स्क्वायर में होता है उनको हमने बस एक नाम दिया है ना, एक डोनेशन दी है कि भाई हम इसको इससे डोनेट करेंगे, दैट्स इट, है ना। जब भी आप देखेंगे एलिल फ्रीक्वेंसी या जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी को, है ना, तो इंडिविजुअल में इस तरीके का ग्राफ आपको मिलेगा, यानी कि जो हेट्रोजाइगोट्स होते हैं, है ना, दिस ब्लू लाइन इज फॉर हेट्रोजाइगोट्स, दिस वन, दिस इज हेट्रोजाइगोट्स। तो हेट्रोजाइगस जो है एवरेज में हेट्रोजाइगसिटी आपको सबसे ज्यादा मिलेगी, एक्सट्रीम्स पर कम मिलेगी। हालांकि जो डोमिनेंट एलील है ना, या रिसेसिव एलील है, वो आपको एक्सट्रीम पे ज्यादा मिलेंगे और फिर रिड्यूस होते चले जाएंगे। यानी कि डोमिनेंट रिसेसिव हो या डोमिनेंट डोमिनेंट होमोजाइगस हो या रिसेसिव होमोजाइगस हो, ये एक्सट्रीम कॉर्नर्स पर आपको मिलते हैं और बीच में एवरेज में आपको हेट्रोजाइगोसिटी ज्यादा मिलती है ना। तो इस तरीके के ग्राफ आपको मिलते हैं जब आप इनकी फ्रीक्वेंसीज को ड्रॉ करें, एलिल फ्रीक्वेंसी वर्सेस जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट इज नाउ सिलेक्शन। जैसा कि मैंने कहा है ना, सिलेक्शन यानी कि किसी को प्रेफरेंस देना, आप उस इंडिविजुअल को अलाउ करें दैट यू कैन रिप्रोड्यूस, बट और जो इंडिविजुअल्स हैं उन्हें आप रिप्रोड्यूस करने से रोक रहे हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी जो एलिल फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी। अब आप ऐसे मान के चलिए, एक फैमिली में, है ना, एक फैमिली में दिस इज इंडिविजुअल, दिस इज इंडिविजुअल, ये 4 इंडिविजुअल है, ठीक है, 4 इंडिविजुअल एक फैमिली में, एंड ये जो इंडिविजुअल है ये सभी ब्लैक है ना, डार्क कलर के हैं, है ना। आई एम नॉट रेसिस्ट, सिर्फ समझाने के लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये तीनों क्या हैं, डार्क कलर के हैं। तो हमने सिर्फ फेयर वाले को सेलेक्ट किया कि भाई तुम फेयर हो, तुम शादी कर सकते हो, तुम रिप्रोड्यूस कर सकते हो, बाकी तीनों को रिप्रोड्यूस नहीं करना है, काले रंग के हैं, है ना। लेट्स चेंज द फैमिली ट्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पर इस जनरेशन में हम क्या देख रहे हैं, ब्लैक जीन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फेयर जीन की फ्रीक्वेंसी कम है। ठीक है, अब इस फेयर लड़के ने एक फेयर लड़की से शादी की और यहाँ पर फेयर बच्चे पैदा किए, है ना। अब नेक्स्ट जनरेशन आ गई, है ना, ये आपकी जनरेशन 1 थी, ये जनरेशन 2 आ गई। जनरेशन 2 में आप क्या देख रहे हैं, फेयर एलिल बढ़ गया है, ब्लैक एलिल वहीं के वहीं रह गया है। यानी कि जिस एलिल को हम सेलेक्ट करते हैं उसकी जीन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और जिस एलिल को हम रिजेक्ट करते हैं उसकी जीन फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। नेक्स्ट इज म्यूटेशन। तो म्यूटेशन ऑफ कोर्स क्या कर सकती है, जीन फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकती है। यानी कि जो एलिल आज तक कभी किसी ने नहीं देखा था, अचानक से वो म्यूटेट होकर एक नया फिनोटाइप बना सकता है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम हाइट का ट्रेट ले लेते हैं ना, बार बार फेयरनेस का लेंगे तो आप कहेंगे मैम तो ऐड ही करने लग गई है फेयरनेस क्रीम्स की। अब यहाँ पर इंडिविजुअल्स थे सब छोटे छोटे, लेकिन बाई चांस एक इस तरीके की म्यूटेशन हुई कि एक इंडिविजुअल इस फैमिली में काफी लंबा चला गया। अच्छी म्यूटेशन थी भाई, काम आएगी, है ना, लंबा चला गया है। तो अब यहाँ पर इस जीन की फ्रीक्वेंसी काफी कम है क्योंकि सिर्फ एक इंडिविजुअल में म्यूटेशन हुई, बाकी सब रह गए। अब धीरे धीरे क्या होगा, भाई इसने भी आगे शादी करनी है, इसने भी आगे शादी करनी है, इन्होंने 2-2 बच्चे पैदा करने हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, टॉल की फ्रीक्वेंसी, जहां ये एक इंडिविजुअल था फर्स्ट जनरेशन में, यहाँ 2 हो जाएंगे, 2 से 4 हो जाएंगे, 4 से 6 हो जाएंगे। यानी कि धीरे धीरे इस टॉल जीन की फ्रीक्वेंसी जो एक केवल एक म्यूटेशन से आया था, जैसे जैसे ये इसकी जनरेशन जो है रिप्रोड्यूस करेंगी, इसकी जीन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से एक म्यूटेंट एलिल जो बहुत कम नंबर में है प्रेजेंट पॉपुलेशन में, अगर वो म्यूटेशन अच्छी है, पॉजिटिव है, तो वो टाइम के साथ बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे रिप्रोडक्शन आगे चलेगा। वहीं दूसरी तरफ है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है, इंडियन पर्सन का यूएस जाना इज माइग्रेशन, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 आइलैंड्स हैं, पॉपुलेशन 1 एंड पॉपुलेशन 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉपुलेशन 1 जो है ना, यहाँ से अगर एक व्हाइट पक्षी उड़ के यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर ब्राउन पक्षी रहते हैं,
अब यहाँ पर जो ये आ रहा है इसका क्या हो रहा है, कमिंग, एक इंडिविजुअल बढ़ रहा है ना, है ना। आप यूएस जा रहे हैं तो यूएस में आप एंटर कर रहे हैं, तो जहाँ एंटर करते हैं वहां कहते हैं इमिग्रेशन, इमिग्रेशन। लेकिन जहां से आउट होते हैं, है ना, यहाँ से एक इंडिविजुअल जा रहा है, इंडिया से एक पर्सन जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, एमिग्रेशन। जाने को एमिग्रेशन कहते हैं और आने को इमिग्रेशन कहते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर देखिए 3 व्हाइट पक्षी थे, यहाँ पर 3 व्हाइट पक्षी थे। अगर ये एक व्हाइट पक्षी इधर चला गया तो यहाँ कितने बचे, 2 व्हाइट पक्षी। यानी कि जो व्हाइट जीन थी या व्हाइट जीन की फ्रीक्वेंसी थी वो यहाँ पर क्या हुई है, कम हुई है। यानी कि जहां एमिग्रेशन होता है, जहां से इंडिविजुअल जा रहा है, वहां जीन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है। और यहाँ पर एक भी व्हाइट नहीं था, 0 व्हाइट था, लेकिन अब ये आ गया तो 1 हो गया, यानी कि क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यानी कि जहां एमिग्रेशन होती है वहां जीन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो जहां एमिग्रेशन, जहां से इंडिविजुअल जा रहा है वो एक जीन फ्रीक्वेंसी को कम करके जा रहा है, और जहां वो इंट्रोड्यूस हो रहा है वहां एक जीन फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा है ना। तो अब यहाँ पर ये जाकर इसके साथ रिप्रोड्यूस करेगा। अब इसके 4-5 बच्चों में से 1-2 बच्चे व्हाइट हो जाएंगे, है ना, तो उनकी जीन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो जहाँ इमिग्रेशन होता है वहाँ जीन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, और जहाँ एमिग्रेशन होता है वहाँ जीन फ्रीक्वेंसी घटती है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की जो पास हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। तो ये 4 चीजें हैं मेजरली जो हार्डी विनबर्ग्स लॉ को पूरा नहीं होने देते, है ना, स्टार मार्क कंडीशंस जो कभी फुलफिल नहीं की जा सकती हैं। तो 1 इज म्यूटेशन, जैसे यहाँ पर ये ग्रीन था, इसका एक डीएनए म्यूटेट हो गया ना, कुछ पार्ट ऑफ द डीएनए म्यूटेट हो गया, लेकिन यहाँ पर आते आते ये पूरा म्यूटेट हो गया, है ना। तो म्यूटेशन जीन्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। म्यूटेशन एक सडन हेरिटेबल चेंज है। जीन फ्लो या फिर माइग्रेशन आप इसको कह सकते हैं। भाई ब्राउन में से ग्रीन इधर जा रहे हैं या ग्रीन में से ब्राउन उधर जा रहे हैं, तो एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी को इफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्या, जीन फ्रीक्वेंसी हो गया या जीन फ्लो हो गया या माइग्रेशन हो गया। थर्ड इज नेचुरल सिलेक्शन। सिलेक्शन आप नहीं करेंगे, मैन-मेड सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन तो हो सकता है। नेचुरल सिलेक्शन में अब भाई ये छिपकली है ना, इस छिपकली को हरे कीड़े ज्यादा पसंद आ रहे हैं, तो ये जितने इस पॉपुलेशन में हरे कीड़े थे इस छिपकली सबको खा गई। अब यहाँ पर क्या बचा, हरे कीड़े कम हो गए, यानी कि ग्रीन कलर की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो गई है और ब्राउन कलर की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, राइट। तो इस तरीके से नेचुरल सिलेक्शन की वजह से जीन फ्रीक्वेंसीज चेंज हो सकती हैं। साथ ही साथ जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट यानी कि या तो आपने सैंपल साइज बहुत छोटा लिया, या इस तरीके से समझिए, यहाँ पर देखिए इस पॉपुलेशन में ग्रीन और ब्राउन दोनों है। एक आदमी आया, उसका पाँव गलती से इन कीड़ों पर पड़ गया, बाई चांस ऐसा हुआ कि तीनों के तीनों ग्रीन मर गए और इस पॉपुलेशन में आगे क्या बचे, सिर्फ ब्राउन इंसेक्ट बच गए, है ना। तो ये हुआ है बाई चांस इवेंट, गलती से, है ना। या फिर क्या किया भाई, इंडिविजुअल लार्ज पॉपुलेशन होनी चाहिए तभी रिजल्ट ठीक आते हैं। आपने 10 इंडिविजुअल का एक सैंपल लिया और उन्हीं पर स्टडी करके अपना रिसर्च दे दिया। अब बाय चांस क्या हुआ, जो 10 इंडिविजुअल आपने लिए थे वो चारों के चारों 10 के 10 कैसे आ गए, ब्राउन कलर के आ गए, ग्रीन एक भी नहीं आया उसमें। तो आपके रिजल्ट क्या होंगे, बायस्ड होंगे, गलत होंगे, है ना। तो जब आप सैंपल साइज बहुत छोटा रह लेते हैं या कोई बाई चांस इवेंट हो जाता है ना, जैसे कि पैर का रखा जाना, तो उसे रैंडम ड्रिफ्ट बोलते हैं। इन चारों कंडीशंस की वजह से जीन और जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी जो है कांस्टेंट नहीं रह पाती है। आई होप इस क्लास में आपको जीन एंड जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी के बीच डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा, बट स्टिल नहीं आया हो, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा ज़रूर, सो दैट मैं उसको और आपको अच्छे से इलैबोरेट करके समझा सकूं। ठीक है, और यहाँ पर हम इस क्लास को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। दीज आर योर बैचेस। IBPS AFO का मेंस का बैच है आपका। यहाँ पर फसाई फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए भी आप फाइट कर सकते हैं,
और ICRPG का आपका रिकॉर्डेड बैच भी है ना। सबकी फीस जो है इंडिविजुअली यहाँ पर लिखी हुई है, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो आप इनरोल कर सकते हैं। बस क्या बताया था मैंने, जो लिंक गिवन है एप्लीकेशन का उसे डाउनलोड कीजिए, एग्रीकल्चर सेक्शन को चुनिए और जिस भी बैच में आपको एनरोल करना है उसे क्लिक करेंगे तो उसकी सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर मिल जाएगी। कितने घंटे की क्लास है, क्या टीचर, कौन से टीचर हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, एवरीथिंग विल बी देयर। और जैसे ही आप उसमें एनरोल करेंगे तो एनरोल करते वक्त Y448 का यूज़ कीजिएगा, तो उस टाइम पर जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल होगा अड्डा 24/7 की तरफ से वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। जनरली 77% का आपको इस कोड पर डिस्काउंट मिलता है, विच इज Y448 ये कोड है। और अगर आपको लगता है कि मेरे काफ़ी सारे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हैं बट एक दो में प्रॉब्लम है, तो आप इंडिविजुअल बैचेस में भी एडमिशन ले सकते हैं। जैसे जुनून में मैम एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी साइंस और प्लांट पैथोलॉजी पढ़ा रही हैं। मंथन में सर क्रॉप फिजियोलॉजी, एग्रीकल्चर मेट्रियोलॉजी, फॉरेस्ट्री पढ़ा रहे हैं। संकल्प में आपको एग्रोनॉमी पढ़ाया जा रहा है ना। तो डिफरेंट इंडिविजुअल टीचर्स बैचेस भी हैं। तो जिन सब्जेक्ट्स में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में आपको डिफ़िकल्टी लग रही है, आप उन सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके भी इनमें पढ़ सकते हैं। ठीक है। एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मल्टीपल एग्जाम्स, एग्रीकल्चर महापैक में एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पर ये सभी बैचेस, इंडिविजुअल बैचेस या आपके जो कंप्लीट बैचेस हैं वो सब यहाँ पर एक साथ एग्रीकल्चर महापैक में आपको मिलते हैं। ना सिर्फ इनकी लाइव क्लास, इनकी टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, सब कुछ आपको एग्रीकल्चर महापैक में एक ही प्लेस पर मिलता है। So if you are someone who's hitting multiple exam at the same time, you can enroll in Agriculture Mahapack, जिसकी पूरे साल की फीस है 7,359। अगेन ये डिस्काउंटेड फीस है और डिस्काउंट एक्टिवेट करने के लिए Y448 का यूज आपको करना है। ठीक है, Y448 का यूज करना है। ठीक है, कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रीडिंग। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, just write in the comment box and I'll try my best to give you answer as soon as possible. बाकी क्लासेस आपको कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है ना? कुछ और इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं या कोई टॉपिक स्पेशली आप पढ़ना चाहते हैं, टू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। उनको भी जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। लिंक आपका एप्लीकेशन का गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए। वेरी वर्थफुल एप्लीकेशन है एंड आपके एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत काम आने वाली है। गुड बाय गाइज, मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए।